So, welcome to the solving series for Black Book. The chapter which we are dealing with is logarithms. तो अपने फर्स्ट वीडियो में देख लिए थे क्वेश्चन 1 से लेकर 10 तक सिंगल करेक्ट का। अब अपने देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 20। सो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है? 11 में बोल रहा है सपोज दैट ए एंड बी आर पॉजिटिव रियल नंबर्स सच दैट log of a base 27 plus log of b base 9 is equals to 7/2 and log of b base 27 plus log of a base 9 is equals to 2/3, then the value of a into b will be। तो बेसिकली यहाँ पर मुझे क्वेश्चन में दो इक्वेशंस दिया हुआ है एंड ऑल इन ऑल मेरे को उन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। अब पहला वाला जो मेरे को दिया हुआ है वो ये बोल रहा है कि लॉग ऑफ, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ लॉग ऑफ a बेस 27 प्लस log of b बेस 9 इज इक्वल टू 7/2। तो सबसे पहला जो मैं चीज करता हूँ, मैं डायरेक्टली ये कर रहा हूँ। मुझे पता है बेस का पावर जो होता है वो रेसिप्रोकल होके सामने आता है। तो 27 इज बेसिकली 3 क्यूब। तो बेस का पावर उल्टा होकर सामने आ गया, तो यहाँ पर क्या हो गया? लॉग ऑफ a बेस 3 प्लस यहाँ का भी जो पावर है वो उल्टा होकर सामने आ गया, तो 1/2 लॉग ऑफ b बेस 3 हो गया इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया? 7/2 के बराबर हो गया। तो यहाँ पर फाइनली मैं क्या बोल सकता हूँ फिर? लॉग बेस 3 था। अब ये पावर तो ऊपर भी जा सकता है ना, अगर सामने मल्टीप्लीकेशन है तो नंबर के तो पावर वो सीधा सीधा चला जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे a का पावर 1/3 है और b का पावर 1/2 है, तो ये दोनों जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब मल्टीप्लाई हो गया तो मेरे पास क्या मिल जाएगा फाइनली? a का पावर 1/3 इंटू बी का पावर 1/2 एज इक्वल टू 7/2 मिल गया अपने को। तो यहाँ से फाइनली क्या आ गया? a का पावर 1/3 इंटू बी का पावर 1/2 इज इक्वल टू 3 का पावर 7/2। ये मेरे को पहला ए एंड बी में रिलेशन मिल गया। लेट्स सर्च फॉर द सेकंड रिलेशन। तो ये पहला रिलेशन मेरे को मिल गया पहले इक्वेशन से। दूसरा इक्वेशन क्या दे रखा है अपने को? दूसरा इक्वेशन दे रखा है लॉग ऑफ बी बेस 27 प्लस लॉग ऑफ ए बेस 9 इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ ए बेस 9 इज इक्वल्स टू 2/3 दिया हुआ है। तो इसको अगर मैं कैलकुलेट करूं तो क्या हो गया? 1/3 लॉग ऑफ बी बेस 3, वही बात, जो बेस का पावर है वो उल्टा होके सामने आ गया, प्लस फिर से 1/2 लॉग ऑफ ए बेस 3 हो गया, बेस का पावर उल्टा होके सामने आ गया इज इक्वल्स टू 2/3 हो गया। यहाँ से अगेन लॉग बेस 3 है और यहाँ पर क्या हो गया मेरा? बी का पावर 1/3 इंटू ए का पावर 1/2 इज इक्वल टू 2/3 हो गया। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि ए का पावर 1/2 इंटू बी का पावर 1/3 जो है वो मेरा 3 का पावर 2/3 के बराबर हो जाएगा। ये मेरे को दूसरा रिलेशन मिल गया बिटवीन ए एंड बी। सो पहला रिलेशन ए का पावर 1/3 इंटू बी का पावर 1/2 इक्वल टू 3 का पावर 7/2। ए का पावर 1/3 इंटू बी का पावर 1/2 इक्वल टू 3 का पावर 7/2। दूसरा रिलेशन हो गया ए का पावर 1/2 इंटू बी का पावर 1/3 इक्वल टू 3 का पावर 2/3। ना आई विल सिंपली मल्टीप्लाई देम। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा देखिएगा, पावर्स ऐड हो जाएंगे। पावर्स ऐड होने पे आपका लेफ्ट हैंड साइड में बचेगा ए बी का पावर 5/6। सिंपली आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ए का पावर 1/3 प्लस 1/2 इज 5/6, बी का भी सेम पावर, एंड दिस विल बिकम इक्वल टू, राइट साइड में आपका हो जाएगा 3 का पावर 25/6। अब मैं दोनों तरफ पावर 6 चढ़ा दूंगा, तो ए बी का पावर 5 इज इक्वल टू 3 का पावर 25 हो जाएगा, विच मेक्स अस ए बी इज इक्वल टू 3 का पावर ए बी इज इक्वल टू 3 का पावर 5। So the value of AB is 3 का power 5 which is 243. So question number 11 का option B which is 343 will be my right answer. Moving on to the next question, that is question number 12. तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा है आपको? क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा है इफ 2 का पावर a इज 5, 5 का पावर b इज 8, 8 का पावर c इज 11, 11 का पावर d इज 14, देन द वैल्यू ऑफ 2 का पावर a b c d इज। तो इट्स अ रिलेटिवली वेरी सिंपल क्वेश्चन। आपको बस दिए गए एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस को लॉगरिदमिक इक्वेशंस में कन्वर्ट करना है। तो मेरे को क्या दे रखा है? सबसे पहले 2 का पावर a इज इक्वल टू 5, अगेन 5 का पावर b इज इक्वल टू 8, 8 का पावर c इज इक्वल टू 11,
एंड फाइनली आपको दे रखा है 11 का पावर d इज इक्वल टू 14। तो ए बी सी डी को कैलकुलेट करने के लिए अपने को सिंपली सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ए निकालना है मेरे को। ए इज बेसिकली लॉग ऑफ 5 बेस 2। बी निकालना है मेरे को, बी इज बेसिकली लॉग ऑफ 8 बेस 5। सी निकालना है अपने को, विच इज लॉग ऑफ 11 बेस 8। एंड फाइनली डी निकालना है, विच इज बेसिकली लॉग ऑफ 14 बेस 11। अब मैं अगर ये मल्टीप्लीकेशन कैरी आउट करता हूँ ए बी सी डी, तो क्या होगा, इन सब का मल्टीप्लीकेशन। और यहाँ पर मैं एक और चीज लगा दे रहा हूँ, चेंज ऑफ बेस। तो बेसिकली log 5 बेस 2 को मैं log 5 बाई log 2 लिख सकता हूँ, log 8 बेस 5 को log 8 बाई log 5 लिख सकता हूँ, log 11 बेस 8 को log 11 बाई log 8 लिख सकता हूँ, एंड फाइनली log 14 बेस 11 को log 14 बाई log 11 लिख सकता हूँ। तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा सब कुछ। तो अल्टीमेटली मेरे पास क्या बचेगा, log 14 डिवाइडेड बाई log 2, विच इज नथिंग बट log ऑफ 14 बेस 2। सो मेरे पास पूछ क्या रहा है, 2 का पावर ए बी सी डी, मतलब 2 का पावर log ऑफ बेस 2 14। तो इसका वैल्यू क्या होता है, अपने एक्सट्रीम नंबर्स को इंटरचेंज कर लेते हैं। तो 14 log 2 बेस 2 विच इज 14 इज माई राइट आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन डी विच इज 14 विल बी माई राइट आंसर। Moving on to the next question, that is question number 3. Question number 13, sorry. So question number 13 में बोल रहा है कि which of the following conditions necessary imply that the real number x is a rational number. तो this is a relatively a very easy question. ये थोड़ा aptitude का question है। यहाँ पर आपको एग्जाम्पल्स लेकर भी आप समझ सकते हैं। अगर एक्स स्क्वायर रैशनल है, आप एक क्वांटिटी सोचो 3, तो एक्स स्क्वायर रैशनल है मतलब एक्स का वैल्यू √3 हो गया, तो √3 तो इरेशनल है ना। तो मतलब अगर एक्स स्क्वायर रैशनल है, अगर एक्स स्क्वायर का वैल्यू, मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। एक्स स्क्वायर मान लीजिए 3 है, तो एक्स तो √3 हो रहा है ना, तो पहला स्टेटमेंट तो ट्रू नहीं है। अगर एक्स स्क्वायर रैशनल होता, 3 हो रहा है, तो एक्स तो √3 रैशनल हो जा रहा है, तो ये इंप्लाई नहीं कर रहा है एक्स इज रैशनल। लेकिन वहीं पर एक्स क्यूब एंड x⁵ आर रैशनल। तो बेसिकली एक्स क्यूब, तो आप एक ऐसा नंबर सोचिए 2 का पावर 1/3। एक्स का वैल्यू अगर 2 का पावर 1/3 हुआ, तब एक्स क्यूब रैशनल होगा। और एक्स का वैल्यू अगर 2 का पावर 1/5 हुआ, तब जाके x⁵ रैशनल होगा। मतलब ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि एक्स रैशनल हो और एक्स क्यूब एंड x⁵ मतलब एक्स रैशनल हो और एक्स क्यूब एंड x⁵ रैशनल है, और यहां से आप अपना इरेशनल को रिलेट कर पाएंगे। मेरे कहने का मतलब, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस नेसेसरी इंप्लाई दैट रियल नंबर x इज रैशनल। तो अगर एक्स क्यूब एंड x⁵ रैशनल है, तो एक्स को रैशनल होना ही पड़ेगा। एक्स इरेशनल हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर वो इरेशनल होता तो दोनों में से कोई एक ना एक इरेशनल हो जाता। सिमिलरली थिंग्स गो फॉर एक्स स्क्वायर एंड एक्स क्यूब। आप सोच के देखिए, अगर आप इरेशनल कोई क्वांटिटी लेते हैं, अगर सपोज एक्स का वैल्यू 2 का पावर 1/2 लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर तो रैशनल आ जाएगा, बट एक्स क्यूब इरेशनल आ जाएगा। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट हो जाएगा। तो आप सिंपली क्या बोल सकते हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर 13 में, कि 2 और 3 बोथ, दोनों इंप्लाई करता है, दोनों आपका बोल रहा है कि एक्स एक रैशनल नंबर हो। तो सिंपली अपने क्वेश्चन नंबर 13 में ऑप्शन 3 मार्क कर सकते हैं, ऑप्शन C मार्क कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 में सिंपली बोल रहा है कि log of 17 बेस 8 डिवाइडेड बाई log of 23 बेस 9 माइनस log of 17 बेस 2 √2 डिवाइडेड बाई log of 23 बेस 3 इज इक्वल्स टू। तो देखते हैं, तो log ऑफ मेरा न्यूमरेटर में क्या था, 17 बेस 8 डिवाइडेड बाई log ऑफ 23 बेस 9 माइनस log ऑफ 2 √2 बेस है, और यहाँ पर 17 डिवाइडेड बाई log ऑफ 3 23। तो अब मैं एक काम करता हूँ यहाँ पर, अब मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, राइट साइड में अपने को क्या दिख रहा है, 3 स्क्वायर जो होता है वो 9 होता है, और 2 √2 का होल स्क्वायर भी 8 होता है। सो व्हाट आई विल सिंपली डू इज, इसको मैं ऐसे का ऐसे ही रहने देता हूँ, डिवाइडेड बाई log ऑफ 23 बेस 9। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, बेस का पावर उल्टा होके सामने आएगा, तो मैं यहाँ पे 1/2 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ये 2 √2 हो गया, और ये 17 डिवाइडेड बाई
1/2 इंटू लॉग ऑफ, बेस में 3 है और ये 23 हो गया। तो बेस का पावर उल्टा होके सामने आएगा, तो अगर ये जाएगा तो ये तो सीधा सीधी जाएगा ना। तो व्हाट आई कैन से इज, यहाँ पर हो गया अगर आपका log ऑफ 17 बेस 8 डिवाइडेड बाई log ऑफ 23 बेस 9, तो यहाँ पर तो स्क्वायर हो गया, तो कितना हो जाएगा, log ऑफ 17 बेस 2 √2 का होल स्क्वायर इज 8 एंड log ऑफ 3 स्क्वायर इज 9, तो 23 बेस 9 हो गया। तो इन दोनों को कैंसिल करके अपने बोल देंगे यहाँ पर 0 आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 14 में अपने बोल सकते हैं बी विच इज 0 will be my right answer. Moving on to the next question, that is question number 15. So question number 15 में क्या बोल रहा है, the solution set of inequality log base 2x minus 3 3x minus 4 greater than 0. तो log of base में मेरे है 2x minus 3 and the number is 3x minus 4 और इसमें बोल रहा है greater than 0। तो यहाँ पर तो सबसे पहले अपने को ये चीज करना पड़ेगा कि लॉग को डिफाइन करना पड़ेगा। तो लॉग कब डिफाइन होता है, जब 2x - 3 ग्रेटर देन 0 है, यानी कि x ग्रेटर देन 3/2 है। सेकेंड बात, 3x - 4 भी 0 से बड़ा होना चाहिए, यानी कि x भी मेरा 4/3 से बड़ा होना चाहिए। एंड मोर ओवर x के नॉट बी इक्वल्स टू 2, x 2 के बराबर भी नहीं हो सकता, क्योंकि 2x - 3 1 के बराबर नहीं हो सकता। अब देखिए यहाँ पर आपको दो केसेस बना देंगे। क्यों दो केसेस, क्योंकि इनइक्वालिटी का साइन कैसे खुलेगा ये तो लॉगरिथम के बेस के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं एक केस ले सकता हूँ, log ऑफ 2x - 3, दोनों तरफ मैं बेस सेम क्रिएट किया, तो यहाँ पर ये क्या करना पड़ेगा, log ऑफ 1 बेस 2x - 3 तो बोलना ही पड़ेगा। अब सवाल उठता है कि कैसे इनइक्वालिटी को खोलना है। तो पहला केस मैं ले रहा हूँ कि जब 2x - 3 आपका 1 से बड़ा है, यानी कि x का जब वैल्यू 2 से बड़ा है, क्योंकि जब x का वैल्यू 2 से बड़ा है, दैट इज 2x - 3 का वैल्यू जब 1 से बड़ा है, तो इट्स एन इंक्रीजिंग फंक्शन। तो अगर बेस 1 से बड़ा है तो इनइक्वालिटी ओपन्स एज इट इज। तो अपने क्या बोल पाएंगे, 3x - 4 आपका 1 से बड़ा होना चाहिए, विच इम्प्लाइज x का वैल्यू आपका 4/3 से बड़ा होना चाहिए। अब दोनों का अपने कॉमन रीजन ले लेते हैं, तो कॉमन रीजन क्या हो जाएगा, तो दोनों का कॉमन रीजन होगा, अपने यहाँ पे बोल रहे x 2 से बड़ा होना चाहिए, x 4/3 से भी बड़ा होना चाहिए, तो डेफिनेटली इसका कॉमन रीजन हो गया x बिलोंग्स टू 2 से इंफिनिटी। अब आते हैं अपने केस 2 पे। केस 2 अपने क्या ले रहे हैं, सिंपली ये जो 2x - 3 का वैल्यू है, ये डिफाइंड बेस में 1 से छोटा होना चाहिए। तो डिफाइंड बेस मतलब 0 से 1 के बीच में होना चाहिए। तो यहाँ से x आपका कहाँ से कहाँ आएगा, x मेरा 3/2 से लेकर 2 के बीच में आएगा। जब x मेरा 3/2 से 2 के बीच में है, तो व्हाट आई एम गेटिंग हियर इज, तो इनइक्वालिटी सिर्फ उल्टा खुल जाएगा। तो बस मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, ये जो इनइक्वालिटी है ये उल्टा खुल जाएगा। यानी कि इस केस में आप जब आप करेंगे तो 3x - 4 जो है वो लेस देन 1 हो जाएगा। तो x क्या हो गया, लेस देन 5/3। अब यहाँ से कॉमन रीजन अगर लेते हैं, तो यहाँ पे बोला जा रहा है 3/2 से लेकर 2 और x मेरा 5/3 से। तो यहाँ पर मेरा रीजन हो गया 3/2 से 5/3। तो x बिलोंग्स टू क्या हो गया, 3/2 से लेकर 5/3। तो मेरा जो फाइनल आंसर है दैट विल बी द यूनियन ऑफ बोथ केस 1 एंड केस 2। देयरफॉर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू 3/2 से लेकर 5/3 यूनियन 2 से इंफिनिटी। सो इफ वी लुक एट द ऑप्शन 3/2 से लेकर 5/3 यूनियन 2 से इंफिनिटी, तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। तो सिंपल रखना है चीजों को, बस अपने को ध्यान देना है कि किस रीजन में इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो इनइक्वालिटी ओपन साइड एज इट इज, तो उस हिसाब से अपने बेस को खोल के और उसको सॉल्व कर लेंगे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर this was basically question number 15, I'm sorry, 14 was the previous question, this was question number 15. Moving on to the next question, that is question number 16. So question 16 में क्या बोल रहा है, question 16 में बोल रहा है if p is the number of natural numbers whose logarithm to the base 10 have characteristic p and q is the number of natural numbers logarithm of whose reciprocal to base 10 have the characteristic minus q, then log p base 10 minus log q base 10 has the value. तो देखो ये क्वेश्चन करने का जो बेस्ट तरीका है वो ये होगा कि आप ये अज्यूम करके चलो, p और q का वैल्यू अज्यूम करके चलो। तो इस केस में स्मॉल p को मैंने 1 अज्यूम कर लिया, q को स्मॉल q को 1 अज्यूम कर लिया, तो क्वेश्चन को क्या है इंटरप्रेट करने में इजी होगा।
और फर्दर मैंने देखा कि इस चारों ऑप्शंस में अलग अलग नंबर्स क्रिएट हो रहे हैं। तो जैसे ऑप्शन ए में p - q+1 दैट इज 1, ऑप्शन बी में 0, ऑप्शन सी में भी ऑप्शन सी में 1 हो रहा है, एंड डी में आपका ऑप्शन डी में आपका -1 हो रहा है। ठीक है। सो तो अगर अपने p = 1 q = 1 लेंगे तो ऑप्शन ए और सी में दोनों के केस में 1 दे दे रहा है। तो ये लेकर कोई फायदा नहीं होगा, फिर आप ऑप्शन ए एंड सी में अटक जाएंगे। सो व्हाट आई सजेस्ट इज आप ऐसे वैल्यूज ले कि जहां पर सब ऑप्शंस अलग अलग हो रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं पी का वैल्यू 1 लेता हूँ और क्यू का वैल्यू 2 लेता हूँ, तो ऑप्शन वन में क्या हो जा रहा है? ऑप्शन वन में 1 - 2 0 क्रिएट हो जा रहा है। ऑप्शन सी में 2 क्रिएट हो रहा है। ऑप्शन बी में -1 क्रिएट हो रहा है। ऑप्शन ऑप्शन डी में -2 क्रिएट हो रहा है। तो बेसिकली सारे के सारे ऑप्शंस अलग अलग क्रिएट हो रहे हैं। तो अब मुझे क्या बोला जा रहा है? p इज द नंबर ऑफ numbers whose logarithm to the base 10 have characteristic p। तो मतलब अगर मैं लेता हूं कि log of k/10 इसका कैरेक्टरिस्टिक 1 है, यानी कि मैं सिंपली बोल सकता हूं k कहां से कहां लाई करेगा? नेचुरल नंबर्स का बात हो रहा है। तो अगर कैरेक्टरिस्टिक 1 है तो k आपका 10 से लेकर 99 तक लाई करेगा, क्योंकि 100 पे तो 2 हो जा रहा है। तो 10 से 99 तक कैरेक्टरिस्टिक आपका 1 होगा। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ नंबर्स कितने हो गए? सो 99 - 10 + 1, तो विच इज बेसिकली 90 नंबर्स हो गए। आप ऐसे देख सकते हो, अगर के 10 से लेकर 12 तक के बीच में है दोनों इंक्लूडिंग, तो बेसिकली वहां 3 नंबर्स हो रहे हैं, 10, 11 एंड 12। ठीक है। तो 12 - 10 2 ही मिलता है, तो +1 करना पड़ता है। तो उसी तरीके से आप कॉमन सेंस लगाकर ये बोल सकते हो कि 99 - 10 विच इज 89 + 1 90 दे दिया, तो टोटल नंबर ऑफ नंबर्स होंगे 90। उसके बाद आपको बोल रहा है q = 2। तो अब क्या बोल रहा है? रेसिप्रोकल का जो कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात जो ये है, जहां पर लोग यहाँ पर गड़बड़ होने का चांसेस होता है, वो ये होता है कि जब आप कैरेक्टरिस्टिक -1 बोल रहे हो, तो इसका मतलब आपका जो फॉर्मेट आएगा, आपका जो सॉरी कैरेक्टरिस्टिक आप -2 बोल रहे हो इस केस में, सॉरी -2। तो बेसिकली लॉग ऑफ 1/k/10 का वैल्यू जो है ये -1 पॉइंट समथिंग होना चाहिए, क्योंकि अगर ये समथिंग -1 पॉइंट समथिंग हुआ तो आप इसको -2 प्लस कैरेक्टरिस्टिक प्लस मैंटिसा में रिप्रेजेंट करते हो। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल बोल रहा हूँ -1.4 है, यू डोंट राइट इट एज -1 + 0.4, तो ये तो गलत हो जाएगा ना, वैल्यू अलग हो गया। तो -1.4 को यू राइट -2 + 0.6, तब उसका मैंटिसा जो है वो 0 से 1 के बीच में लाई करता है। सो दिस इज वेयर पीपल मेक मिस्टेक। तो बेसिकली जब आपका कैरेक्टरिस्टिक -2 बोला जा रहा है, इसका मतलब जो ये के का रेंज होगा ना, ये के का रेंज आपका 10 से लेकर 99 के बीच में होगा। मतलब उसका जो लॉगरिदमिक वैल्यू है वो -1 पॉइंट समथिंग सेगमेंट में होगा, तब जाके उसका कैरेक्टरिस्टिक -2 होगा। तो यहाँ पर अगेन कितने नंबर्स हैं? यहाँ पर भी आप देख सकते हैं टोटल 90 नंबर्स है। अब आप ये कैलकुलेट कर लीजिए जो पूछ रहा है। तो पूछ रहा है लॉग ऑफ बेस 10 p/q। तो p/q अगर आप करेंगे तो ये कितना आ गया? लॉग ऑफ 1/10 विच इज इक्वल टू 0। अब आप देखिए ऑप्शन 0 कहाँ पे क्रिएट हो रहा था? ऑप्शन 0 मेरा ऑप्शन ए में क्रिएट हो रहा था, 1 - 2 -1 + 1 0। तो अपने बोल पाएंगे क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। With this, we move on to the next question, that is question number 17। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 17 में? इफ 2 का पावर 2010 इज इक्वल टू an 10 टू द पावर n प्लस an -1 10 टू द पावर n -1 डॉट 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 a 2 10 स्क्वायर प्लस a1 into 10 plus a0 where ai belongs to 0 1 2 up till 9 for all I 0 1 2 3 up till n। सो देखो एक्चुअली ये एक थोड़ा डिसेप्शन टाइप का क्वेश्चन है। इसमें सिंपल से बात को मैथमेटिकल वे में एक्सप्रेस किया हुआ है, तो ये बात आपको समझना होगा। तो जैसे यहाँ पर 2 का पावर 2010 दिया हुआ है, तो यहाँ पर an 10 टू द पावर n प्लस an -1 10 टू द पावर n-1 ऐसे ऐसे करके अप टिल a1 इंटू 10 प्लस a0 दिया हुआ है। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। राइट हैंड साइड में बेसिकली आप कोई भी नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये जो डेफिनेशन है ये
ये कोई भी 3 या 4 डिजिट नंबर रिप्रेजेंट करने के काम आता है। जैसे मैं अगर बोल रहा हूँ कोई एक नंबर है 123, मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो उस दिन A0 का वैल्यू हो जाएगा 3, A1 का वैल्यू हो जाएगा 2, एंड A2 का जो वैल्यू हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। तो नंबर किस तरीके से फॉर्म होगा, 1 × 100 प्लस 2 × 10 प्लस 3 × 1। तो कितना हो गया मेरा, 123 फॉर्म हो जाएगा। इस तरीके से A0, A1 एंड A2 के वैल्यू के हिसाब से मेरा वो जो नंबर है वो क्रिएट हो जाएगा। तो अब अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए तो क्या बोला जा रहा है, AI 0 1 2 अप टिल 9 है। मतलब बेसिकली ये कोई एक nth डिजिट नंबर को राइट हैंड साइड में एक्सप्रेस किया गया है, nth डिजिट नंबर को रिप्रेजेंट किया गया है। अगर अब यहां पर एक और ऑब्जर्वेशन है, A0 A1 A2 तक अगर अपने गए, जब अपने n का वैल्यू 2 है तो नंबर ऑफ डिजिट्स उसमें 3 है। ठीक है, सिंपल। जैसे यहां पर नंबर ऑफ डिजिट्स 3 था, तो आपका n का वैल्यू कहां तक जा रहा था, n का वैल्यू आपका यहाँ पर 2 तक जा रहा था। तो जितना भी नंबर ऑफ डिजिट्स है उससे n का वैल्यू एक कम है। ओके, तो ये तो राइट हैंड साइड का बात हो गया। तो अब भाई साहब अपने कैसे ये पता लगाएंगे कि n का वैल्यू क्या होगा। तो इसके लिए अपने को कैरेक्टरिस्टिक मैंटिसा का यूज करना है, जो कि आप लोगों को अच्छे से पता है कि किसी भी नंबर में अगर आपको नंबर ऑफ डिजिट्स निकालना है तो आप उस पर्टिकुलर नंबर का बेस 10 ले लेते हैं। तो जब अपने बेस 10 लेंगे तो 2010 इंटू क्या हो गया, लॉग ऑफ 2 बेस 10, तो दैट इज इक्वल टू 2010 इंटू 0.3010। वंस यू कैलकुलेट दिस नंबर, आपका जो वैल्यू आएगा ये मैं पहले से कैलकुलेट करके रखा हूं, दिस विल बी 605 पॉइंट समथिंग समथिंग। तो आपका इसमें कैरेक्टरिस्टिक तो 605 हो गया, तो यानी कि नंबर ऑफ डिजिट्स कितना होगा, अगर आपको याद होगा कि नंबर ऑफ डिजिट्स जो होता है वो वन मोर देन द कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। तो नंबर ऑफ डिजिट्स हो गया 606। लेकिन मैंने फिर से आपको क्या बोला था कि जो भी नंबर ऑफ डिजिट्स होगा 606, एन का वैल्यू उससे एक कम हो रहा है। जैसे यहां पर एग्जाम्पल में जो मैंने लिया था, डिजिट्स नंबर ऑफ डिजिट्स थे 3, तो एन का वैल्यू था 2। तो एन का वैल्यू इससे क्या होगा, एक कम हो जाएगा, तो एन का वैल्यू कितना हो जाएगा, 605 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 का वी कैन से ऑप्शन सी विच इज 605 इज द करेक्ट आंसर। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली। ये आपको बस ये आइडेंटिफाई करना था कि राइट हैंड साइड में दे आर जस्ट टॉकिंग अबाउट nth डिजिट नंबर, ये आपको ऑब्जर्वेशन से पता करना। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला है, द नंबर ऑफ जीरोस आफ्टर डेसिमल बिफोर द स्टार्ट ऑफ एनी सिग्निफिकेंट डिजिट इन द नंबर n इज इक्वल्स टू 0.15 टू द पावर 20 r। तो अगेन ये एक बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है कैरेक्टरिस्टिक मैंटिसा का। तो मेरे को जब भी किसी भी नंबर में, किसी भी डेसिमल नंबर में नंबर ऑफ जीरोस आफ्टर डेसिमल बिफोर अ नॉन जीरो डिजिट स्टार्ट निकालना होता है, तो अपने क्या करते हैं, मेरा फंडा सिंपल है, अपने लॉग ऑफ n/10 का वैल्यू निकालते हैं। तो लॉग ऑफ n/10 कितना हो गया, लॉग ऑफ 0.15 का पावर 20, विच इज इक्वल टू नथिंग बट 20 इंटू लॉग ऑफ 0.15। तो लॉग ऑफ 0.15 को लॉग 15 - 2 में लिख सकता हूँ। सिंपल सिंपल कैलकुलेशन है। 15/100 मैंने किया, तो log 5 माइनस लॉग 100 विच इज log 15 - 2 हो गया। तो यहाँ पर 2 हो गया, और इधर log 5 प्लस log 3 - 2। अब यहाँ पर बहुत बार log 5 का भी वैल्यू बैठा के लोग कर देते हैं, बट मैं अज्यूम करके चलता हूँ कि सिर्फ आपको log 2 और log 3 का वैल्यू है, तो वैसे भी वैल्यू पता है, तो वैसे भी अपने निकाल सकते हैं। 5 को 10/2 किए तो 1 माइनस log 2 हो गया, और यहाँ पर आपका log 3 हो गया, और यहाँ पर आपका -2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे पास, 20 इंटू log 3 माइनस ऑफ log 2 प्लस 1, इस तरीके से। तो अब आप क्या करेंगे, log 3 का वैल्यू मेरे को पता है, ये मेमोराइज करके अपने रखे हुए 0.4771, और माइनस log 2 का वैल्यू तो 0.3010 होता है, +1 होता है। तो इसको जब अपने कैलकुलेट करेंगे, जो वैल्यू मिल रहा है दैट इज मैंने ये कैलकुलेट करके रखा है -16.478। तो अगर अपनी कैरेक्टरिस्टिक मैंटिसा का बात करेंगे, तो इट विल बी एक्सप्रेस्ड एज -17 प्लस समथिंग, आपका कैरेक्टरिस्टिक हो गया। ये हो गया आपका कैरेक्टरिस्टिक, और ये हो गया आपका मैंटिसा। अब मैंने क्या बोला था, नंबर ऑफ जीरोस आफ्टर डेसिमल बिफोर अ नॉन जीरो डिजिट स्टार्ट्स इन वन इज वन लेस देन द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक। तो हो गया यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 16 आफ्टर डेसिमल बिफोर अ नॉन जीरो डिजिट स्टार्ट्स। तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। Which brings us to the next question, that is question number 19.
क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 19 में बोला लॉग बेस 2 लॉग बेस 4 लॉग बेस 10 16 टू द पावर 4 प्लस लॉग 25 टू द पावर 8 बेस 10 सिंप्लीफाइज टू। तो यहाँ पर बेसिकली आपको सिंपल सा मैनिपुलेशन करना है। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले क्या किया, जो बाद बाकी बाहर के लॉग थे उसको ऐसे का वैसे छोड़ दिया। अब जो अंदर वाला लॉग था उसको मैंने सिंप्लीफाई किया। तो 2 टू द पावर 4 तो मतलब ये 2 टू द पावर 16 हो गया, प्लस लॉग बेस 10 था तो 5 स्क्वायर तो 5 का पावर 16 हो गया। यहाँ तक तो डन हो गया। उसके बाद मेरे पास क्या था, लॉग बेस 2 था, लॉग बेस 4 था। अब यहाँ पर मेरे पास 16 बाहर आ गया और यहाँ पर लॉग 10 बेस 10 हो गया। 16 बाहर आ गया, लॉग 10 बेस 10 हो गया। तो मेरे पास फिर क्या हो गया, लॉग बेस 2 और इधर हो गया लॉग 4 लॉग 16 बेस 4। तो यहाँ पे लॉग 16 बेस 4 क्या होता है, 2। तो यहाँ पर मेरा वैल्यू हो गया लॉग 2 बेस 2 विच इज इक्वल टू 1। तो आप देख पा रहे हैं ये अल्टीमेटली पूरा सिंप्लीफाई होके 1 के बराबर हो गया। तो अपने क्वेश्चन नंबर 19 में सिंपली बोल पाएंगे सिंप्लीफाइज टू यूनिटी। तो ये डी यूनिटी है ना, तो अपने यूनिटी बोल देंगे। सो क्वेश्चन नंबर 19 का डी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोल रहा है, सम ऑफ ऑल द सॉल्यूशंस टू द इक्वेशन 2 log x minus log of 2x minus 75 is equals to 2। सो क्वेश्चन नंबर 20 को सिंपली आपको क्या करना है, दोनों साइड को आप एक ही बेस में एक्सप्रेस कर दीजिए। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड तो बेस 10 में एक्सप्रेस्ड है ही, तो अपने एक काम करते हैं राइट हैंड साइड को भी बेस 10 में एक्सप्रेस कर देते हैं। इसका तरीका क्या है, इसको 10 स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया, लॉग बेस में 10 है, यहाँ पर हो गया एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x माइनस 75 इज इक्वल टू हो गया लॉग बेस 10 और यहाँ पर हो गया आपके 100। सो इफ यू इक्वेट इट फाइनली क्या आ जाएगा मेरे पास, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 200x माइनस 7500 विच इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर माइनस 200x प्लस 7500 इज इक्वल टू 0। अब मेरे को यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि सम ऑफ ऑल द सॉल्यूशंस टू द इक्वेशन। कुछ लोग यहाँ पर जल्दी से करने के लिए क्या करते हैं, सम ऑफ द रूट्स निकालकर 200 बोल देते हैं। बट दिस इज नॉट एडवाइजेबल इन द केस ऑफ लॉगरिथम, बिकॉज यहाँ पर डेफिनेशन का भी बात है। आपका जो x का वैल्यू है वो पॉजिटिव होना चाहिए और 75/2 से भी बड़ा होना चाहिए, तभी लॉगरिथम डिफाइन होगा। तो यहाँ पर बाई चांस अगर कोई एक वैल्यू 75/2 से कम हो जाता तो वो आंसर में नहीं होता। तो बेटर ये होगा कि आप इसको फैक्टराइज करके रूट्स निकाल लीजिए। तो जैसे ही आप इसको फैक्टराइज करेंगे इट विल गेट फैक्टराइज्ड इनटू x माइनस 50 एंड x माइनस 150 इज इक्वल टू 0। तो x के दो वैल्यूज आ गए, 50 एंड 150, दोनों एक्सेप्टेबल रहेंगे। दोनों एक्सेप्टेबल है क्योंकि लॉग दोनों में डिफाइन है। तो टोटल मेरा कितना हो गया, 200। सो व्हाट आई कैन से इज द सम ऑफ ऑल द सॉल्यूशंस विल बी ऑप्शन डी विच इज 200। So this was my question number 11 to 20. Meet you in the next video.